दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो शख्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंगर है। उसका गाना सुनने के बाद लोग उसका दीवाना हो जाते हैं। अगर एक दिन उस शख्स की पिटाई करते हुए एक वीडियो वायरल होती है और जो फैंस अपने इस सिंगर की पिटाई करते हुए वीडियो देखते हैं तो वह हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिरकार उसे पीटा क्यों जा रहा है। दोस्तों, इस शख्स का अपना यूट्यूब चैनल था जिसका नाम न्यारो स्थान ऑफिशियल था। इस चैनल पर वह शख्स अपना सिंगिंग का वीडियो डाला करता था और लोग उसके गाने सुन काफ़ी पसंद किया करते थे। मगर असल ज़िंदगी में वह एक बहुत बड़ा बैंक डकैत था जो हर साल फरवरी के महीने में लाखों रुपये का डकैती किया करता था और पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया करती थी। वो शख्स इतना शातिर था कि बैंक में डकैती डालने के बाद वो गानों की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में गायब हो जाता था। आखिर वो शख्स कौन है और कैसे अपने काम को अंजाम देता था, जानेंगे आज की कहानी में। दोस्तों, कहानी है शुक्रवार 23 जनवरी का। उस वक्त का समय करीब 10 बजे का होगा। जयपुर में स्थित छोटावाले इलाके में काम की अब शुरुआत होने वाली थी और बैंक अभी अभी ही खुलने वाला था। मैनेजर समेत बैंक के अन्य कर्मचारी भी अब बैंक में पहुंचना शुरू कर दिए थे। लेकिन बैंक में काम के सिलसिले में लोगों को पहुंचने से पहले ही दो नकाबपोश बैंक के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब बैंक के मैनेजर नकाबपोशों को टोकना शुरू किया तो नकाबपोश लड़कों ने बैंक मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों को बंदूक के दम पर धमकाना शुरू कर दिया। इस समय बैंक में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। हर कोई डरा हुआ था और हर किसी के पैसे लूटने वाले थे। अब वे गन पॉइंट पर मैनेजर को रख उसे स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाकर पैसा लूटना चाहते थे। इसी बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जो लुटेरों के सोच से बहुत ज़्यादा परे था। अभी दोनों लुटेरे बैंक के अंदर लूटपाट करने में व्यस्त थे, तभी बैंक के कैशियर नरेंद्र शेखावत वहाँ पहुँच जाते हैं और सारा गेम यहीं पे पलट जाता है। नरेंद्र शेखावत मौके पर पहुँच दोनों लुटेरों को दबोच लेते हैं। नरेंद्र शेखावत द्वारा लुटेरों को दबोचे जाने के बाद लुटेरों का जान के लाले पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन लुटेरों में से एक लुटेरा नरेंद्र शेखावत पर 3 गोलियां फायर कर देता है। यह गोलियां सीने, पेट और पैर में जाकर लगती है। इसके बाद भी नरेंद्र शेखावत का हौसला कम नहीं पड़ता है और अभी भी वे दोनों को जोर से जकड़े हुए रहते हैं। मगर पकड़ ढीली कमजोर पड़ने के कारण उनमें से एक लुटेरा भागने लगता है। तभी मौके में काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। उनमें से एक लुटेरा पकड़ा जाता है मगर दूसरा लुटेरा किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। उसके पैर में एक गोली भी लगी हुई थी जो उसके ही साथी द्वारा गलती से लग गया था। जो लुटेरा भागने में कामयाब हुआ था उसका नाम मनोज मीना था और जो लुटेरा पकड़ा गया था उसका मौसेरा भाई भरत मीना था। और भरत मीना ही गैंग का लीडर होता है और वह एक बहुत ही अच्छा सिंगर होता है। बाद में मनोज मीना भी पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस को जो कहानी मालूम चलती है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। इन लुटेरों की खास बात यह थी कि ये लुटेरे बैंक में खजाना लूटा करते थे और काफ़ी ज़्यादा पैसे वहाँ से लेकर जाया करते थे। इन लुटेरों के बारे में और बात की जाए इससे पहले लुटेरों के बारे में अन्य कहानी जान लेते हैं। इन लुटेरों के द्वारा बैंक के अंदर लूट करने से पहले किस तरह की प्लानिंग की जाती है, इससे जानने से पहले इन लुटेरों के लुटेरा बनने की असली कहानी जान लेते हैं। दोस्तों, लुटेरा भरत मीना एक लुटेरा होने के साथ ही एक अच्छा सिंगर भी होता है और उसने जयपुर से ही सिंगिंग की शिक्षा ली थी। दोस्तों, भरत लाल मीना ने साल 2022 में एक यूट्यूब चैनल बनाई थी। उस पर वो अच्छी गाने के वीडियो डाला करता था। लोग उसका वीडियो भी देखा करते थे और काफ़ी पसंद भी किया करते थे। मगर फैंस द्वारा एक शिकायत थी कि उसे वीडियो में अच्छा गाने के साथ साथ ही अच्छे वीडियो का क्वालिटी
और अच्छी एडिटिंग भी चाहिए। और इस बात को फैंस द्वारा कहने के बाद भरतलाल मीना को भी कुछ ऐसा ही एहसास होता है और वो वीडियो को कुछ इसी क्वालिटी का बनाना चाहता था, मगर भरतलाल मीना के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इस तरह का वीडियो बना सके। इसके बाद वो बैंक लूटने का प्लानिंग बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो 8 मार्च 2023 को बैंक का पहले लूट करता है, जहाँ से वो 15 लाख रुपये का लूट करता है। दूसरी बार वो 6 फरवरी 2023 को दूसरी लूट करता है, जहाँ से वो करीब 10 लाख रुपये को लूट करता है और इत्तेफाक से तीसरी लूट में वो पकड़ा जाता है। इसके बाद पुलिस को मालूम चला कि गैंग के सरगना भरतलाल मीना किराए के मकान में रहा करता था। जहाँ पुलिस छापामारी करती है तो वहाँ से पुलिस को काफ़ी पैसे, महंगी गाड़ियाँ और कीमती सामान मिलते हैं। इसके साथ ही पुलिस को नाकाबंदियों का पॉइंट, बैंक के नाम के पत्र, उनके नक्शे और उनके द्वारा पहले किए गए बैंक के लूट के सिलसिले में जानकारी भी मिलती है। जब अखबारों में छपी खबरों का कट आउट और दूसरी चीज़ें हाथ लगी तो आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो किसी भी बैंक को निशाना बनाने से पहले उस बैंक को अच्छी तरह से रेकी किया करते थे और तब जाकर किसी बैंक पर धावा बोला करते थे। भरत और उसके भाई का थर्ड टारगेट भी सक्सेस होता था यदि उस बैंक के कैशियर ने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो उस बैंक के कैशियर को किडनी में गोली भी लग जाती है, जिससे उनका किडनी हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है। पुलिस को इस गैंग में मालूम चलता है कि सिंगर भरत और उसके मौसेरे भाई मनोज के साथ साथ उसके एक और भाई विनोद मीना भी अन्य 2 लूटों में शामिल था। 2 लूटों में शामिल होने के बाद विनोद मीना का मृत्यु हो जाती है। इससे पहले वारदात को अंजाम देने के लिए विनोद मीना यह रूप चाल तैयार किया करता था। पुलिस को सर्च में मास्टरमाइंड विनोद मीना के बैंक लूट के द्वारा प्लानिंग में अपने हाथों द्वारा लिखित दस्तावेज भी प्राप्त होते हैं। आरोपी वारदात के बाद मौकाए वारदात से कर्मचारियों को वहां से फरार हो जाया करते थे और हर 5 किलोमीटर के बाद वाहन, कपड़े और अपना हुलिया बदल लिया करते थे। आरोपी लूट के पैसे से मौज मस्ती किया करते थे। आरोपियों द्वारा बैंक में लूटी गई पहले के पैसे से महंगे कार और कीमती सामान खरीदे गए थे। वो पैसों से काफ़ी बार में जाकर दास वगैरह किया करते थे, जिसे बाद में पुलिस उनके द्वारा खरीदी गई गाड़ियों को और अन्य कीमती सामानों को जब्त कर लेती है। फिलहाल इन आरोपियों पर पुलिस और कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और समय आने पर इन्हें सजा दिया जाएगा। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।